हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज एकेडमी। और आज हम आए हैं प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा सेशन लेकर। तो इससे पहले वाले सेशंस में आपने देखा किस तरीके से 10 क्वेश्चन का सेट होता है। तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस सब के सारे क्वेश्चन आपके होंगे। और बेसिकली उनका सोर्स जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं यूपीएससी के भी, और मोस्टली अदर स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस आपने वहाँ पे देखे होंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन को देते हैं। और आज का हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ, एरिस्टोटल के। वी आर वट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस देयरफॉर इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। सो ये वाला जो कोट है ये बिल्कुल यूपीएससी पे परफेक्ट फिट होता है। जब हम रिपीटेडली जो चीज़ें करते हैं तभी हम एक्सीलेंस को गेन कर पाते हैं। इट्स नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज संडे का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। और पहले क्वेश्चन के साथ, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। आपको बताना है कि महाभारत के तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए इसमें से कौन फेमस है। फर्स्ट कंबन, सी सेकंड कुट्टन, थ्री नयत्रा, और फोर टिक्कन। अब आपको करेक्ट पेयर बताना है। करेक्ट पेयर है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 4 and 1 ओनली। आपको बताना है कि महाभारत का तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए इन सब में से कौन फेमस था। आई होप इट्स अ क्वाइट डीप क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका सी, यानी 3 and 4 होंगे। तो कंबन और कुट्टन जो है ये महाभारत के तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए फेमस नहीं है, जबकि नेत्रा और टिक्कन जो है ये इसके लिए फेमस है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेमस जैन सेंट हु गॉट ऑनर्ड बाय अकबर। आपको बताना है इसमें से कौन वो फेमस जैन संत थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। पहले हैं चंद्रप्रभ सूरी, दूसरे हैं हरिविजय सूरी, तीसरे हैं पुष्पदंत, या फिर डी है आपका यशोभद्र। आपको बताना है इसमें से कौन वो फेमस जैन संत हैं थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। आपको पता होगा कि अकबर जो है वो सारे धर्मों को समान ऑनर किया करते थे, उनकी इज्जत किया करते थे। इसी वजह से आपको अकबर के टाइम पीरियड में और जो रिलीजन है वो भी काफ़ी फ्रूटफुल होते हुए दिखे थे। सो यहाँ पे जिन जैन संत को अकबर ने ऑनर किया था उनका नाम है बी हरिविजय सूरी। तो इनको अकबर ने ऑनर किया था, इसे याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर द पेंटर्स ऑफ जहांगीर। आपको बताना है कि जहांगीर के कार्यकाल या फिर जहांगीर के दरबार में इनमें से कौन कौन पेंटर रहा करते थे। अबुद समद, सेकंड इज अब्दुल हसन, थर्ड आका रिजा, फोर्थ मीर सैयद अली। आपको बताना है इसमें से कौन कौन जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। आपके ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली। आपको पता होगा जहांगीर के दरबार में अलग अलग धर्मों के आपके पेंटर्स, आर्टिस्ट रहा करते थे। तो उसमें से ही आपको बताना है कि इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में थे। क्या पता कोई ऐसा हो सकता है जो अकबर के दरबार में रहा हो, कोई ऐसा हो सकता है जो शाहजहाँ के दरबार में रहा हो। ठीक, तो आपको बताना है और इसका आंसर होगा आपका बी यानी 2 and 3 ओनली। यानी अब्दुल हसन और अक्का रिजा जो थे ये आपके जहांगीर के दरबार के पेंटर थे, और इसके अलावा अबुस्मद और मीर सैयद अली ये जहांगीर के दरबार में नहीं थे। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में आपको बिसनदास मनोहर, फारूक बेग नाम के पेंटर्स के डिस्क्रिप्शन भी सुनने मिलते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि यहाँ पे रिलीजन को लेके कोई रिजिडिटी नहीं थी। यहाँ पे हिंदू धर्म हो चाहे आपका इस्लाम धर्म हो, दोनों धर्मों के आपके यहाँ पे लोग दिखा करते थे। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। एक तरफ आपके प्रेसिडेंट्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सेशंस के नाम दे रखे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो पहला है मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डॉक्टर एम ए अंसारी थे। दूसरा ऑप्शन है नासिक सेशन, जिसमें आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने प्रेसिडेंटशिप करी थी या नहीं करी थी, आपको बताना है। तीसरा है बॉम्बे सेशन, जहाँ पे सरोजिनी नायडू का नाम देखा जाता है। और लास्ट है हरिपुर सेशन, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है, गलत कौन सा है इसमें। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि सरोजिनी नायडू बॉम्बे सेशन नहीं है। एक एक करके देखते हैं इसमें।
आप सबसे फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करिए। 1925 में जो हुआ था ये आपका कानपुर सेशन हुआ था, जो आईएनसी का 40th सेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी थी। उसके बाद आपका 1927 का यानी 1927 का 42nd सेशन हुआ था, मद्रास सेशन, जिसकी प्रेसिडेंटशिप M.A. अंसारी ने करी थी। उसके बाद अगला सेशन 1938 में हुआ था, हरिपुर सेशन, जो 51st सेशन था, जिसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और 1950 में कांग्रेस का 56th सेशन जो था वो नासिक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता टंडन ने करी थी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका जो 40th सेशन कानपुर सेशन था, इसमें सरोजिनी नायडू थी। मद्रास सेशन जो 42nd था, इसमें M.A. अंसारी थे। 51st सेशन जो था 1938 में जो हुआ था, हरिपुर सेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस थे। और 56th सेशन जो था नासिक में जो हुआ था 1950 में, उसमें टंडन हुआ करते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये इसकी सीरीज़ है। और कांग्रेस के जितने भी सेशन हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मोस्टली आपके दिसंबर में हुआ करते थे। तो इसलिए दिसंबर एक ही जगह मेंशन किया, बाकी आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि ये आपके दिसंबर में होते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दे रखी है, पूरा आपको कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं इनके बारे में बता रखा है। सो एक एक करके देखेंगे। अगर हम 1886 में आपके जो कलकत्ता, सबसे पहले 1885 से स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन जो था कांग्रेस का, जो कि बॉम्बे में हुआ था, WC बैनर्जी की अध्यक्षता में। ये पहला सेशन था, इसमें 72 डेलीगेट्स थे। इसमें आपका एक सवाल है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कितनी वीमेन थी जिन्होंने कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आप देखेंगे अगला है 1886 का कलकत्ता सेशन, जिसमें दादा भाई नारोजी थे। इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं, फॉर एग्जांपल 1887 का मद्रास सेशन, जहाँ पे बद्रुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज ह्यूल, यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। क्लियर? सो जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे ये हमें पता होना चाहिए, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे ये हमें पता होना चाहिए। और अब अगर आपको पता है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है। अगला आप देखिए यहाँ पे एक 1896 का कलकत्ता सेशन, जिसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1907 का सूरत सेशन, जहाँ पे रास बिहारी घोष जो थे ये आपके प्रेसिडेंट बने थे। और आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, जिसमें आपको ये था कि कांग्रेस जो थे वो दो गुटों में आपके बट गई थी, मॉडरेट्स यानी नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल। मॉडरेट्स को जो लीड कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट को जो लीड कर रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, उसके बाद 1909 का लाहौर सेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है फिर आपका 1911 का कलकत्ता सेशन, जहाँ पे नेशनल एंथम जनगण मन पहली बार गाया गया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, स्टार्टिंग के बाद के भी हैं, पर अभी इस बारे में हमने सिर्फ स्टार्टिंग पे इसको फोकस किया। सो अगर सवाल आता है कि क्या कोई इंग्लिश पर्सन आईएनसी का प्रेसिडेंट कभी बना है, तो बिल्कुल उसमें मत जाइएगा कि क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी तो हमने इंग्लिश मैन को नहीं रखा होगा, थे पहले। दूसरा, यहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, यहाँ पे विमेन प्रेसिडेंट थी, पहली विमेन प्रेसिडेंट भी बनी है, पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट भी बनी है। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, आपको बताना इसमें से कौन गलत है। इधर आपको डैम्स दिए हैं, इधर आपको रिवर्स के नाम दिए हैं जिनके ऊपर वो बने हैं। पहला है भाखड़ा नागला डैम, जो कि सतलज रिवर के ऊपर है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। दूसरा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। तीसरा है नागार्जुन सागर, जो कि गोदावरी नदी के ऊपर है। और चौथा है आपका हीराकुंड डैम, जो कि महानदी के ऊपर है। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इतना तो ये बहुत बेसिक है, ये तो आपने एनसीईआरटीज़ में ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक 3-4 बार नहीं पढ़ी तो तब दिक्कत है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा आपका सी, यानी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी के ऊपर नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है भाखड़ा नागला डैम, तो किस किस स्टेट्स के बीच में है ये भी देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सो इन सबको कवर करता है आपका ये डैम, और ये सतलज नदी के ऊपर है। ठीक, देखिए इतने सारे स्टेट ऐसे हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट तक इस डैम का स्ट्रक्चर हो, लेकिन इस डैम के बेनिफिट्स आपके इन स्टेट्स तक पहुँचे हैं तो इनमें भी कंसिडर करा जाएगा।
दूसरा देखेंगे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तीनों स्टेट्स को बेनिफिट करता है और ये नर्मदा नदी के ऊपर है। तीसरा नागार्जुन सागर जो है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश को सपोर्ट करता है और ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर है, जो कि आपका पीछे ऑप्शन में गोदावरी नदी था इसलिए गलत हो गया। लास्ट है हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में है और ये महानदी के ऊपर है। क्लियर? ये है इंडिया के मेजर डैम्स और ये है उनका फंक्शन। तो एक एक करके देखें, इसमें नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये रहा नागार्जुन सागर, ये रहा कृष्णा नदी के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे ये हीराकुंड जो कि महानदी के ऊपर है, ठीक। उसके बाद इसी के ऊपर आपका रिहंद, यहाँ पे रिहंद बांध देख रहे होंगे आप, ठीक। उसके ऊपर यहाँ पे भाखड़ा नागल डैम, इस यहाँ पे देखिए। फिर आपके इधर छोटे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको गांधी सागर दिखेगा, राणा प्रताप सागर दिखेगा, कोटा बिराज दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे अगर जो होगा तो ठीक, तो इसको आप स्लाइड को एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्लाइड का अच्छे से व्यू कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कहाँ पे किस नदी के ऊपर है। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज शेयरिंग बॉर्डर विद अराल सी? आपको बताना है इसमें से कौन अराल सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान उज़्बेकिस्तान एंड द लास्ट इज कजाकिस्तान रशिया। आपको बताना है इसमें से कौन जो है अराल सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आपको साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप इसको और व्यू करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे अगर हम इसको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है आपका अराल सी और ये रहा आपका कजाकिस्तान और ये रहा आपका उज़्बेकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है आपका अराल सी। ऊपर आपका रशिया पड़ जाता है, इसलिए रशिया ऑप्शन से आउट हो जाता है। किर्गिस्तान इधर हो गया इसलिए वो ऑप्शन से आउट हो गया। तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान के नीचे हो गया तो ये ऑप्शन से आउट हो गया। और तजाकिस्तान तो आपका बहुत ज़्यादा फार अवे हो गया। डन। तो इसमें आप देख सकते हैं अराल सी, और ये इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। बाकी इसमें आपका, क्योंकि रशिया यूक्रेन वाला मैटर आपका न्यूज़ में है हमेशा बहुत टाइम से, तो आपको इनकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। कैस्पियन सी आप एक बार देख लीजिए, कैस्पियन सी यहाँ पे है, तो ये कैस्पियन सी आपका यहाँ पे रहा। यहाँ पे इसको बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान हो गया आपका, कजाकिस्तान हो गया, ऊपर से हल्का फुल्का रशिया हो गया, इधर से आपका अज़रबैजान हो गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपनी एटलस खोल के इन कंट्रीज़ को मार्क कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न बिहाइंड मिराज? आपको बताना है मिराज के पीछे का जो रीज़न क्या है। मिराज आपको पता होगा डेजर्ट में आपको देखा जाता है मिराज। तो पहला होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इजी सवाल है ये। अगर आप एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं, अगर आप 5th-6th क्लास में भी कि एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये मिराज क्या होता है और ये कौन सा फिनोमिना इसके पीछे है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की साइंस है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपका मिराज बनता है, जब क्योंकि आपका डिजर्ट में एक्चुअल में वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वहाँ पे आपको दिखाई देता है व्यू एक तरीके से। तो ये आपका मिराज रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है इसकी वजह से आपका मिराज क्रिएट होता है लाइट में, ठीक। क्योंकि इसमें आपका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजिंग जाता है और जो सरफेस के पास की जो एयर होती है वो गर्म होती है, जिस वजह से आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जो व्यू है उसमें, जो हमारी आंखों तक जो व्यू पहुंचता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ये मिराज का डेफिनेशन है कि मिराज इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना विच क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी होता नहीं है बट हमें इल्यूजन होता है कि पानी प्रेजेंट है, ठीक। मोस्टली मिराज सनी डेज में देखा जाता है, जब आप रोड में इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फिर वहाँ पे मिराज दिखेगा। ये एक और फिगर है, आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला बताते हैं। यहाँ पे फिर ये मिराज का ही पूरा प्रोसेस है। आई होप और आई विश कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक साइंस है और आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लाइंस में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है।
अगला सवाल, इन एन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। आपको बताना है कि जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना उसमें पानी ठंडा किस वजह से रहता है। पहला कंडेंसेशन, दूसरा इवेपोरेशन, तीसरा सब्लिमेशन एंड द डी इज़ नन ऑफ द अबव। और ये भी अगेन बहुत बेसिक लेवल की साइंस है और इसका आंसर होगा आपका बी यानी इवेपोरेशन। तो क्योंकि आपका जो अर्थन पॉट होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी दीवारों पे, ठीक, जिससे कंटिन्यूसली जो है उससे पानी बाहर जाता रहता है और पानी कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है और यहाँ पे फिर उस प्रोसेस की वजह से वाटर की जो हीट है वो लूज़ होती है और वो अल्टीमेटली आपका ठंडा हो जाता है। तो आप देखते होंगे जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा इसलिए होता है। ये है आपका अर्थन पॉट। तो यहाँ पे देखिए आप इसके छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, तो जिस वजह से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, इवेपोरेट होने में लगा हुआ है। ठीक, अगला सवाल, लाइकेंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ। आपको बताना है लाइकेंस किस चीज़ के इंडिकेटर होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। और इसका आंसर होगा आपका बी यानी एयर पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट में आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि जहाँ पे भी आपके लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ से आप उस जगह के एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी को इंडिकेट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लाइकेंस की जो भी कंडीशन होगी उस जगह में उससे हम कर सकते हैं। तो लाइकेन आर वाइडली यूज एज अ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। अगर किसी भी जगह की एयर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी लाइकेन नहीं दिखेंगे। ठीक, वहाँ पे आपको सिर्फ एल्गी दिखेगी। और अगर बहुत ज़्यादा क्लीन कहीं की एयर है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे ग्रोथ वाले लाइकेंस दिखेंगे। ये होते हैं आपके लाइकेंस। ठीक, तो ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी ऑफ एयर प्रेजेंट इन दैट एरिया और उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे कि वहाँ उस एरिया में एयर पोल्यूशन कितना फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। और इसका आंसर होगा आपका डी मैग्नीशियम। सो ये पूरी प्रोसेस है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो मेटल है ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक, बाकी क्लोरोफिल सबको पता होगा जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, एल्गी में, किसी भी चीज़ में आपको देखा जाता है। ये पिगमेंट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो लाइट एनर्जी, जो सन रेज जो आती हैं प्लांट के ऊपर, उनको फिर ये केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। फिर बाद में ये जो जितना भी खाना बनाने वाली प्रोसेस है उसमें सारा काम करता है। ठीक, तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब वही है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर्स सही लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, या फिर अगर आपको कुछ सजेशन देना है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं आंसर्स को। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।